नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। 1992 में अमेरिका के सदर जो बाद में बने बिल क्लिंटन, उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे जेम्स कार्विल। उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी जो बाद में बड़ी मशहूर हुई और बिल क्लिंटन को बहुत उसने हौसला दिया इंतखाबात जीतने में, और वो थी इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कह रहे थे कि आपने मईशत का भट्ठा बिठा दिया है और अगर आपने मईशत को ठीक नहीं किया तो फिर आपको इंतखाबात भी नहीं जीतने चाहिए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 1988 में बहरहाल जब आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अपनी इस्तेलाह क्वाइन की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि रीड माई लिप्स नो टैक्सेस, आपको मैं टैक्स नहीं करूंगा। तो कुछ अरसे तो वो पॉलिसी चलती रही, लेकिन उसके बाद हालात तब्दील हुए तो फिर इसकी इकोनॉमी स्टूपिड वाला जुमला जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ले बैठा और बिल क्लिंटन को ऊपर ले गया। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा मईशत के हवाले से बात करना चाहेंगे। दो चीज़ों की रूनुमाई हुई है आज। एक रूनुमाई हुई एक नई सियासी जमात की, उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। सारा महीना हमारे पास पड़ा है, सारे साल हमारे पास पड़े हैं। लेकिन दूसरी रूनुमाई हुई पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की, जो बजट से पहले की डॉक्यूमेंट है। इसहाक डार साहब ने एक बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सामने लेकर आए और मैं डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो मुझे यूँ लग रहा था कि 2014, 15, 16, 17 के वो इकनॉमिक सर्वे का इजरा कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा जो बयानिया था वो 2013 से मुतल्लक था, 2014 से मुतल्लक था, 2017 से मुतल्लक था। 2023 के अंदर वो कम ही आए। उस इकनॉमिक सर्वे के अंदर बहरहाल जो हक़ाइक़ है वो काफ़ी भयानक है पाकिस्तान की मईशत के लिए। हुकूमत वक्त के पास उसकी वजाहतें मौजूद हैं। हम उसका ज़रा तजिया करना चाहते हैं कि वजाहतें अपनी जगह पर, लोग क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में। देखिए, मेहमानों को मैं पहले तारफ़ करवा देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो सियासी तजिया निगार भी हैं, मईशत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, PMLN के मरकज़ी लीडर हैं, उनका बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब जो सिर्फ मुआशी तजियाकार और पॉलिटिकल इकॉनमी को देखते हैं और बड़ा अच्छा नाम है पाकिस्तान का, उनका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रक सलीम मुआशी तजियाकार, अपने ब्लॉग्स भी करते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं और टीवी पर भी जाना पहचाना चेहरा है। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं आप तीनों से बात करने से पहले ज़रा सुनवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है बजट के हवाले से। हमने पाकिस्तान के चारों सूबों से कुछ आवाज़ें इकट्ठी की हैं, लोगों की आवाज़ें भी हमें शामिल करनी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। इस वक्त तो रियासत को रिलीफ चाहिए कि डिफ़ॉल्ट से बचे, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। लोगों ने 2-3 महीने पहले इतनी महंगाई कर दिया, वही 20-30 रुपए कम कर देंगे घी पे, चीनी पे, आटे पे, मुख्तलिफ चीज़ों में, और उधर से टैक्सेस की भरमार है जो वो लगा रहे हैं। खुदकुशियाँ ही होंगी, चोरी डकैती वारदातें बढ़ गई हैं। हम कहाँ जाएं, बताएं किससे फरियाद करें। अल्लाह पाक को रहम करे और इस बजट में कोई अवाम के लिए कुछ तो रिलीफ दिया जाए। बजट का तो हमारे को मालूम नहीं है कौन सा बजट है, कैसा बजट है। ये इनका आपस का बजट है, ये आपस में बजट पेश करेंगे। हम लोगों का काहे का बजट है, गरीब लोगों का। मिडिल क्लास जो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। अब या तो दो ही तबके हैं, या तो गरीब हैं या फिर अमीर हैं। जो मिडिल क्लास है जो एग्जिस्ट करता था वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले जो कहा जाता कि 3 वक्त का खाना बड़ी मुश्किलों से खाते थे, फिर वो 2 वक्त पे आ गए। अब तो एक बड़ी तादाद लोगों की है, आप आदाद शुमार निकाल लें, जो शायद 1 वक्त के खाने का जो भी बंदोबस्त है बड़ी मुश्किलों से करते हैं। पहले 1000 रुपये पे दिहाड़ी में भी जो है ना गुजारा हो जाता था, अभी जो है ना ये 1000 रुपये पे भी जो है ना गुजारा नहीं हो जाता है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, कोई ऐसा पैकेज दें गरीबों का जिससे जो है ये पुरसान हाल हमारा ख़त्म हो, हमारी परेशानी ख़त्म हो। कभी आप दोस्तों के साथ बैठ के गेट टुगेदर किया करते थे, अब उसमें भी चेंजेस आ गई है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। पहले वो डेली की रूटीन होती थी, अब वो वीकली पे चले गई। और मैं समझता हूँ जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि वो मंथली पे चली जाए। ज़ुबैर साहब, आपके पास आते हैं तो लाइव्स हैव बीन डिसरप्टेड। इकॉनमी ने तबाही फैला दी है, एंटरटेनमेंट से लेकर दोस्तों यारों की महफिल से लेकर नौकरियों तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। ज़रा मैं आपका तजिया जानना चाहूँगा कि इन हालात में क्या किया जा सकता है कि इनमें से सारी डिमांड्स नहीं लेकिन चंद एक तवक्कुआत पूरी हों। आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तलत वही पॉलिटिकल इकॉनमी के बग़ैर तो नहीं बात की जा सकती। इस वक्त ये बजट जो आने वाला है और इसमें जो भी चीज़ें तय की जाएंगी और प्रपोज़ किया जाएगा वो 1 जुलाई 2023 से होगा लागू। अब 1 जुलाई के बाद का मतलब ये है कि 1.5 महीने से भी कम होगा इस हुकूमत के पास। सो इट इज़ ऑलमोस्ट नाइदर हेयर नॉट देयर
तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती जिससे आवाम को इस 1.5 महीने में कोई रिलीफ मिल जाए। ये तो मतलब मेरा एक जनरल वो है कि रिलीफ देना हुकूमत के लिए अनाउंस करना तो बहुत आसान है, आटा सस्ता करती है, चीनी सस्ती करती एंड सो ऑन, तो वो अगर आप उस किस्म की चीज़ें करेंगे तो वो सब्सिडीज़ कहलाती हैं, उसका बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं मईशत से लेके, चाहे वो लोअर तबका है, मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, उनके मसाइल उस वक्त हल होंगे जब पाकिस्तान विल हैव अ लॉन्ग रन। कोई भी हुकूमत आएगी वो 5 साल के लिए आएगी, वो काम करे जिससे पाकिस्तान को करने की बेहद ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान की जो कता कलामी होती है, अगर मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे ले लूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि बाकी तजिया निगार इसके ऊपर बात करेंगे, तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो बजट की तमाम प्लानिंग हुई वो सिर्फ 1.5 माह की प्लानिंग है। ये पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल में पहला बजट होगा जो 1.5 माह के लिए होगा। नहीं, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा, वो पूरे साल की होगी। इस हुकूमत का मैंडेट 1.5 महीना है, मैं ये कह रहा था। इस हुकूमत का फिर एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, और फिर केयर टेकर एंड लेट्स सपोज के पूरा जब टेन्योर ख़त्म होता है तो उस वक्त जाके हुकूमत ख़त्म होती है, विच मीन्स अक्टूबर के मिडल में जाके इलेक्शंस होंगे और नवंबर में जाके नई हुकूमत आएगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ दिन पहले अगर डिसॉल्व कर दी जाए तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, दिसंबर में। सो 6 महीने ऑफ दिस फिस्कल ईयर तो जा चुके होंगे। वो केयर टेकर या 1.5 महीने की जो हुकूमत है उसके दरमियान होगा, बट कोई कॉन्क्रीट मतलब इस दौरान आप कोई वो रिफॉर्म्स इनिशिएट नहीं कर सकते, वो चीज़ें स्टार्ट नहीं कर सकते जो कि इमीडिएट इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी मईशत पर एक सही जगह चलना शुरू हो। ना आप टैक्स रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना आप स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ना आप एनर्जी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना आप कोई बैंकिंग रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और ना ही आपके मुल्क में डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट शुरू करेगा, बिकॉज उनके वो भी वेट करेंगे कि किस किस्म के इलेक्शंस होते हैं, किस किस्म की हुकूमत आती है। तो अगर आप ये सब कुछ कर नहीं सकते, हुकूमत कर नहीं सकती, बावजूद जो आपने बताई, तो क्या हुकूमत को ये बजट भी देना चाहिए था या नहीं? मैं जरा एनालिस्ट के पास जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। नहीं, बजट तो देना चाहिए। खुर्रम साहब, यू गो फर्स्ट ऑन दिस। नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते, हाँ बताइए। एक चीज मैं ऐड कर दूं, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द IMF थिंग, जो कि एक IMF पेंडिंग इशू चल रहा है जो कि बेहद जरूरी है। आप यकीन माने, वी आर नॉट फॉरगेटिंग द IMF थिंग। हमारे पास काफी वक्त है, वी विल टॉक अबाउट द IMF थिंग, आई कैन टेल यू इन ग्रेट डिटेल। लेट्स हियर खुर्रम ऑन दिस। खुर्रम जरा ये बताइएगा, तो वो कह रहे हैं बुनियादी तौर पर कि जी इसके बाद इंतखाबी मामलात चलने हैं, तो क्या रिफॉर्म वगैरह वगैरह? नहीं, वो बात तो सही है। आई डोंट थिंक कि हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि लंबे चौड़े रिफॉर्म्स और कोई इतना भी लंबा टाइम होराइजन होएगा इस बजट के राउंड। लेकिन आई थिंक जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस रह गई है गुज़श्ता माली साल, उसको तो कंप्लीट करके जाएं, और अगर कंप्लीट नहीं हो रही उनसे तो एटलीस्ट किसी किस्म की फॉरवर्ड मूवमेंट एक हमें इस तरह की दिखा दें कि भाई उनके बाद जो लोग आएंगे वो उसको कर लें। तलत आजकल जो इकोनॉमिक माहिरीन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनमें जो डिबेट चल रही है वो ये है कि कौन से महीने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। तो उसमें अब कैंप्स बने हुए हैं, कोई कह रहा है यार अगस्त सितंबर तक हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, उससे आगे उनको नहीं नज़र आ रहा, वो डिटेल्ड प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। कई कह रहे हैं नवंबर दिसंबर तक होएगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में होगा। इस लेवल पे आई हुई है बात कि अब हम ये बात करने पे उतर आए कि महीना कौन सा है जहाँ पे हम ओवर द क्लिफ चले जाएंगे। तो आई थिंक जाते जाते ये वाली हुकूमत एक कोई लंबा चौड़ा रोड मैप अगर ना छोड़ के जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज वो एम्प्टी वर्ड्स होंगे सिर्फ। बेहतर होगा कि वो रियलिस्टिक एक अप्रेजल दे के, रियलिस्टिक बजट दे के आगे जो भी रास्ता है उसकी तरफ इशारा कर दें कि भाई इस रास्ते पे हमने अब लगा दिया मुल्क को। तो एक इंटरिम बजट दे दें, एक इंटरिम बजट दे दें, क्या करें? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मतलब बजट तो ज़ाहिर एक फिस्कल ईयर के लिए होगा ना, तो हाउ कैन यू गिव अ फुल फिस्कल ईयर बजट एंड हैव बी इंटरिम अबाउट इट? मुझे इसकी समझ नहीं आ रही।
नहीं, आई थिंक देखिए फुल फिस्कल ईयर बजट दैट इज रियलिस्टिक, ठीक है, जिसका रेवेन्यू प्लान जो है वो सेंस मेक करे और जिसकी जो भी प्रोमिसेस हैं दोज मेक सेंस एंड दे आर डिजाइंड टू बेसिकली के IMF प्रोग्राम को रीस्टार्ट करवाएं। उसके बगैर तो पाकिस्तान इज गोइंग ओवर अ क्लिफ, एवरीबॉडी नोज दैट। एंड आई थिंक उतना ही अगर ये लोग कर ले, एक रियलिस्टिक रेवेन्यू प्लान, अपना प्राइमरी बैलेंस टारगेट जो है वो उसी सतह पे रखें जहां पे उनको रिक्वायर्ड है, एंड एटलीस्ट मोमेंटम छोड़ जाएं आने वाले लोगों के लिए कि जिसने भी IMF प्रोग्राम को फिर रीस्टार्ट करना होगा उनके पास वो गुंजाइश हो। आई एम हियर ऑब्वियसली अस्यूमिंग वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जून 30 से पहले IMF प्रोग्राम नहीं होगा रिवाइव। इट कुड बी कि वो तब से हो जाए, इट्स एंटायरली, आई मीन इट्स पॉसिबल, अनलाइकली लेकिन पॉसिबल तो है कि बजट के बाद अगले हफ्ते शायद हमें कोई अनाउंसमेंट आ जाए। मुझे तो खुरम जुबैर साहब, और मैं अब डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मुझे तो ये जो IMF का प्रोग्राम जो है ना वो सर्दी में डीजल इंजन की तरह लगता है। आप घुमाते रहते हैं चाबी, हर घुमाते रहते हैं, वो आवाज़ें भी देता रहता है, स्टार्ट नहीं होता और स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा और वो मुंजमद है वहीं पे। तो डॉक्टर साहब मैं ज़रा आपके पास आता हूँ, फर्स्ट हमें ज़रा इस मखमसे में से निकालिए। जुबैर साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि एक इलेक्शन कैलेंडर है, उसके अंदर एक इंटरम अरेंजमेंट है, उसके बाद इंतखाबात हैं, हु नोज़ किसकी हुकूमत बनेगी, लेकिन फुल फिस्कल ईयर की प्लानिंग भी आपने करनी है। तो बजट में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और आवाम की बिपता भी आपने सुन ली, गो अहेड। देखिए, आइंस्टाइन अपने वक्त में कहा करता था, एक इंसैनिटी की डेफिनेशन, एक बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बताया करता था, और वो ये कि एक ही तजुर्बे को आप दोहराते चले जाएं और एक डिफरेंट नतीजे की तवक्को रख बैठे। देखिए, बजट हमने कई सुने हैं, कई सुनाए गए हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता। आम आदमी के लिए ना कोई अच्छी खबर आएगी और यकीन कीजिए ना ही कोई बुरी खबर आएगी। ये अदाद शुमार का एक गोर धंधा है। हमें तखमीन दिया जाएगा आमदन का, वो जैसे जैसे साल गुजरेगा वो आमदन पूरी नहीं हो पाएगी। एक तखमीना दिया जाएगा अखराजात का, जैसे जैसे साल गुजरेगा हमें पता है कि वो अखराजात बहुत अंडर एस्टिमेटेड हैं। एक तखमीना दिया जाएगा बजट के खसारे का, वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा कि बहुत बढ़ गया है। अगर कोई पते की एक फिगर कोई देखना चाहता है और से इस बजट के अंदर, तो वो तलत साहब बजट का खसारा हो आम आदमी के हवाले से या उसके असर के हवाले से। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत कहती है कि 6,500 अरब का हमने बजट का खसारा करना है, तो जैसे ही माली साल शुरू होगा हुकूमत जो है वो नोट छापना शुरू करेगी उस बजट के खसारे को पुर करने के लिए। नोट छापेगी तो हमारे रुपए की कीमत गिरेगी, कीमत गिरेगी तो महंगाई मजीद आ जाएगी। जब 6,500 अरब का बजट का खसारा होगा, हुकूमत भागेगी बैंकों के पास, उससे उधार लेगी। जब बैंकों से सारा उधार हुकूमत खा जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बचेगा नहीं, पेंशन नहीं होगी तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नौकरियां गायब हो जाएंगी। जब 6,000 अरब का बजट का खसारा होगा तो फिर हुकूमत कहेगी हमने टैक्स बढ़ाना है। टैक्स बढ़ाएगी तो आपकी और मेरी जेब में कुछ पैसा नहीं बचेगा, कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी। कुव्वत खरीद खत्म हो जाएगी तो आप समझिए कि मईशत का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से रुकना शुरू हो जाएगा। तो शुरू हुए थे हम खसारे से, बजट के खसारे, उससे फिर जन्म लेती हैं कोई 100 माशी बीमारियां, महंगाई भी, गुर्बत भी, रुपए की कदर भी, इंटरेस्ट रेट भी, या फिर आप समझ लिए कि नौकरी खत्म होने की, सब कुछ बजट के खसारे के ऊपर। बजट का खसारा, जरा जुबैर साहब आपके पास मैं इस मामले को लेके आता हूँ। ये आपका पहला बजट नहीं है, ये आपका दूसरा बजट है। तो अगर तो ये पहला बजट होता तो हम मानते इस आर्गूमेंट को, कुल्ली तौर पर आपके आर्गूमेंट वजन में उसको डिनाई नहीं कर रहे, कुल्ली तौर पर मानते कि भाई आगे जो आप हालात देखें उसके मुताबिक आपको एक रियलिस्टिक बजट देना है। दिस इज योर सेकंड बजट। तो आपके पास सिर्फ इस जून तक या सितंबर तक टाइम नहीं है। यू स्टार्टेड ऑफ लास्ट ईयर, तो आपके पास 1.25 साल तो था प्लानिंग करने का, कि नहीं? प्लानिंग करने का तो था, लेकिन हमारे पास अगर देखा जाए इस हुकूमत के पास एक फिस्कल ईयर था जो जुलाई में पिछले साल शुरू हुआ था, जून में एंड हो रहा है। उससे पहले का जो 4 महीने थे या 3 महीने थे वो वाला फिस्कल ईयर था जो पीटीआई छोड़ के गई थी।
जो मैंने कहा था ना कि ये पाकिस्तान मुश्किल उसमें दोराहे में है, ऑन टॉप ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स दैट डॉक्टर साहब हैज़ जस्ट मैंशन, कि बजट खसारा चूँकि इतना ज़्यादा हो रहा है और इस मुल्क में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दे आर एट देयर हाईएस्ट, विच मीन्स के जो डेब्ट सर्विसिंग है वो अब इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हमारा जो नेट इनकम है, फेडरल इनकम, उससे भी ज़्यादा हो गई है। अब ये एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। और जो हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट्स को कर्ब करना पड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को संभालने के लिए, तो इंपोर्ट्स को कर्ब करना पड़ा पूरे। आप देखें अभी करंट अकाउंट डेफिसिट तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके जो नेगेटिव असरात थे कि फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू होगी, दैट लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मैसिव स्केल। तो मुश्किलात तो बहुत हैं और मैं इसलिए इन मुश्किलात का जिक्र कर रहा हूँ। और IMF को मैं नहीं भूलना चाहता, बिकॉज वो आपका जो दूसरे ख़जाने का, डॉलर के ख़जाने का डब्बा होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वजह से बहुत सी पेचीदगियाँ आती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज़ कि अब तमाम एनालिस्ट को भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस चीज़ का इदराक है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मीशत जहाँ खड़ी है, वो जो बिल क्लिंटन का आपने रेफरेंस दिया था, वो उसने जब कहा था कि इज़ द इकॉनमी स्टूपिड, बिकॉज वो फॉरेन रिलेशन से डाइवर्ट करना चाहता था अटेंशन, बिकॉज जॉर्ज बुश हैड लेड टू अ फेमस 1991 गल्फ वॉर विक्ट्री। तो हमारे पास जो सिचुएशन है, हम समहाउ द अदर मीशत को डिबेट का हिस्सा बनाने से कतराते हैं, लेकिन उससे मीशत ठीक नहीं होनी शुरू हो जाती। सो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाए। लेकिन ज़ुबैर साहब मुझे थोड़ी सी फ्रेज को रीफ्रेज करने दीजिए माजरत के साथ, हमें चूँकि ओपन बात करनी चाहिए ना। वो फ्रेज हमारे पर इस तरह फिट होती है कि इट इज़ द इकॉनमी बट वी आर स्टूपिड। देखिए ना, आप ये पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये ओवर एनालाइज चीज़ है। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बजट आते हैं, गोरख धंधे होते हैं, इकनॉमिक सर्वे रिलीज होते हैं, मतलब ये इतने अरसे से ये मामला चल रहे हैं और हम डेफिसिट्स का भी सुन रहे हैं, हम मार्केट्स के बारे में बात सुन रहे हैं, लेकिन कोई विजन हमें नज़र नहीं आता। और 13 महीने को आप मार्च से लेकर पिछले जून तक के जो हवादिस हैं उनके खाते में नहीं डाल सकते। समबडी हैज़ टू ओन अप टू इट ना जी, जो प्रेजेंट इकोनॉमिक मैस है। नहीं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ओन अप, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेंगी तो वो जो अवाम है वो तो परेशान होंगे ना। कि PTI की हुकूमत थी, वो कहती थी कि जी 3.5 साल के बाद भी कहती थी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पिछले छोड़ के गए हैं। अगर अब हम भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे या आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तो फिर तो मसला ये है कि अवाम फिर पूछेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो उस पर मैं कैसे यकीन करूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान नीड्स द काइंड ऑफ immediate decisions which leads to reforms on a serious basis, the kind of reforms जो पाकिस्तान ने कभी भी नहीं देखे हैं। और उनका जो महवर होना चाहिए वो अवाम होना चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उस पर होना चाहिए, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनका साफ पीने का पानी, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, थाने कचहरी का कल्चर को ठीक। ये इस तरह से अगर आप बिजनेस एज यूजुअल करते रहेंगे तो हर साल, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, हर साल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये 7.5 ट्रिलियन हम नहीं कर सके तो 10 ट्रिलियन कहाँ से हम करेंगे? एंड इन एन इकोनॉमी जो कि बहुत ही खराब है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो अगर इकोनॉमी फ्लैट है तो एक एक्सपेंडिंग इकोनॉमी होती है तो टैक्स कलेक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होता है। एक फ्लैट इकोनॉमी में कैसे? अच्छा, आपने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। मैं वैसे आपको बिजनेस मोर टैक्सेस, मैं आपको बिजनेसमैनों की दुआ बता देता हूं। आजकल वो कहते हैं कि आई विश के बिजनेस एज यूजुअल ही हम कर सकते, तो वो बिजनेस एज यूजुअल ही नहीं कर पा रहे। LCs जो है दोबारा से आपने रोक ली हैं। मैं जरा प्रोग्राम को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक ब्रेक भी सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले खुरम आपके पास जाऊंगा। 13-14 महीने ये हुकूमत क्या कर सकती थी जो इसने नहीं किया, जिससे कुछ थोड़ी सी इकोनॉमी की हालत बेहतर हो सकती थी? तलत, आई थिंक एक जो बहुत बड़ा इन्होंने फेटल मिस्टेक किया था इस हुकूमत ने, कि जैसे ही IMF प्रोग्राम अगस्त में रिवाइव हुआ है
तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया अपना, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर ले आए और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये सारा प्रोग्राम अब हम रोल बैक, या सारा नहीं लेकिन काफ़ी इसकी हद तक इसको रोल बैक करके रीनेगोशिएट करेंगे। और उसके बाद अपनी होप्स पिन कर दी इस चीज़ पे कि सऊदी अरब से उनको अभी कोई पैसे मिलने वाले हैं। आपको याद होगा नवंबर में उन्होंने कहा था 1 नवंबर तक आप देखना 200 से नीचे आ जाएगा डॉलर। अर्ली दिसंबर में डार साहब कह रहे थे कि अब चंद हफ्तों के अंदर अंदर सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर आने वाले हैं। ये उन्होंने टीवी पे आके कही थी बात कि सारा हो गया एग्रीमेंट, बस चंद पेपर वर्क रह गया साइन करने के लिए और चंद हफ्तों के अंदर अंदर वो पैसे आने वाले हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक था, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था कि इकोनॉमी में कितने बड़े बड़े प्रेशर्स हैं, नंबर 1, और नंबर 2 के IMF जो है उसके साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, टॉक्स चल रही हैं, वो कितनी सख्त हैं। और दुनिया चेंज हो चुकी है, जिस जो 2013-16 टाइम का वो बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं, वो दुनिया गुजर चुकी है। अब अलग दुनिया है, एक है जिसमें वो वेवर्स हमें नहीं मिल रहे जो जिनकी उनको आदत हुई भी है। वो समझ रहे हैं कि वही नरम रवैया, वही नरम ट्रीटमेंट अभी तक मिलेगी पाकिस्तान को जो उन दिनों में मिलती थी। तो उनसे फिर मैनेज नहीं किया गया, उन्होंने ट्राई तो किया उसको रिवर्स करने के लिए, मैनेज नहीं किया गया। IMF के साथ जो मामलात हैं 13 महीने में अगर हम उनको टेकअप कर लेते तो शायद मामलात कुछ हमारे आज बेहतर होते। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के जब हम आएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी का पोटेंशियल क्या है। इप्सोस ने एक सर्वे में बताया है कि हमारे पास तकरीबन 956 अरब, तकरीबन 1 ट्रिलियन 1 खरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। IMF हमें रोकता नहीं है टैक्स लगाने से और हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, तो हम ऐसे काम क्यों नहीं करते। ब्रेक के बाद नाज़रीन, रुपए ने एक भूत की शक्ल इख्तियार कर ली है या जिन की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो बोतल में से निकल गया है, वापस बोतल में वापस नहीं आ रहा। एक इस्तारा भी बन गया है मुआशी पॉलिसी को जानने के लिए कि क्या इस मुआशी पॉलिसी के अंदर जान है, हम सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं। हमारे पास मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है रुपए का मसला विज़ावी द डॉलर। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा इससे स्टार्ट करें, हमने साउंड बाइट सुनवाई इसहाक डार साहब की। उनका ख्याल था कि रुपया 200 के नीचे होगा बमुकाबला डॉलर, लेकिन इट हैज़ गॉन कम्प्लीटली मैड। जब से हमने पिछले चंद हफ्तों से देखा है तो कंट्रोल में नहीं आ रहा। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? तलत भाई, आज के दिन हमारे रिज़र्व जो हैं स्टेट बैंक के वो 3.9 अरब डॉलर हैं। बड़ी बड़ी ममालिक को हमने देख लिया, बरतानिया समेत, जो कि अपनी करेंसी को नहीं रोक सके थे, जो कि मार्केट में इंटरवेंशन करके मार्केट फोर्सेस जो है ना वो पानी की तरह होती है, पानी अपना रास्ता ले लेती है। पिछले साल 80 बिलियन के ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था और 30 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था और 49 अरब डॉलर का तजारती खसारा पिछले साल हुआ था। मैं 21-22 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप किस तरह डॉलर को रोक सकते हैं जब आपके पास डॉलर ही ना हो? तो एक तो ये मसला है। उसके बाद जब आप आर्टिफिशियली कोशिश करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, नतीजा ये होता है कि हमारी रेमिटेंस फॉरेन कम हो गई ओपन मार्केट के अंदर। और अगर आपको याद है कि 229 पे जब हुकूमत ने रोका था तो 229 पे एक रुकावा था और जो ओपन मार्केट का रेट था वो 270-280 हो गया था। तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। ये मार्केट फोर्सेस के सामने आप नहीं खड़े हो सकते। और जो फिर जब आप डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ा लेते हैं, जो कि हो गया है, तो उससे ये हुआ है कि डिमांड डॉलर की और बढ़ गई है। एक डिमांड होती है जिसको हम ट्रांजैक्शनल डिमांड फॉर डॉलर्स कहते हैं कि अगर मुझे कोई बाहर से इंपोर्ट करनी है, कोई दरामद करनी है चीज़, तो मैं उसके लिए डॉलर ख़रीदता हूँ। एक डिमांड ये होती है कि जब मुझे डर लग रहा है कि यार रुपया कम हो जाएगा, डॉलर और बढ़ जाएगा, खुदा न खास्ता यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ ना हो जाए, तो जो सेफ्टी होती है वो आदमी सेफ्टी डॉलर की तरफ भागता है या सोने की तरफ भागता है। आप यहाँ पे देखेंगे प्लॉट की ख़रीदारी कम हो गई है, लोग जो हैं वो अपना पैसा डॉलरों में रख रहे हैं। तो ये जब आपने इस किस्म के अगर एनवायरनमेंट पैदा होता है तो पैसे कोशिश ही होनी चाहिए कि आप डॉलर को एक मिनट भूल जाएं, पहले आप डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम करें। जब डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डॉलर कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस वक्त रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है आपके ख्याल में वो जेन्युइन मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है?
सर हर वक्त मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड है या हेजिंग की डिमांड है या होल्डिंग की डिमांड है या जिसको भी आप कहें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की डिमांड, वो डिमांड तो है ना। इस वक्त अगर किसी को रिस्क लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो ये नहीं कर सकते आप कि उसकी डिमांड कम कर दें, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो डॉलर ख़रीद रहा है, वो क्यों ख़रीद रहा है, वो ट्रांजैक्शन के लिए ख़रीद रहा है या स्पेकुलेशन के लिए ख़रीद रहा है। आपको ये करना चाहिए कि अपना डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 244 रुपये का डॉलर हो गया था जब मैं वज़ीर ख़जाना था, और उसके बाद जब हमने IMF वगैरह से बातचीत कर ली और जब उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का हमसे कह दिया, लोगों को लगा कि डिमांड कम हो गई, लोगों को लगा कि डिफ़ॉल्ट का रिस्क ख़त्म हो गया है, तो ऑटोमेटिकली नीचे आके 214 पे आ गया था। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, न्यूज़ पे भी चलता है। इसके ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस करें, और देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने PhD करी हुई है इकनॉमिक्स में, ना सिर्फ मुझको नहीं पता कि क्या रेट होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता कि क्या रेट होना चाहिए, बिकॉज ये तो हज़ारों लोग जो मार्केट बनाते हैं उन सबको मिलकर ये हज़ारों लोगों की डिमांड होती है। लेकिन मार्केट मैनिपुलेट भी तो होती है ना। हमने देखा कि एक दिन में 18 रुपए गिर गया, मार्केट तो मैनिपुलेट भी तो होती है ना। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस को लेजिटिमेट भी तो होना चाहिए ना मिर्ज़ा साहब के। नहीं, देखिए तरत भाई, मार्केट जो मैनिपुलेट होती है, ज़रूरी है कि अगर देखें पाकिस्तान की 1 रुपए की मार्केट बड़ी थिन मार्केट है, थिन से मुराद है कि बहुत छोटी मार्केट है, इसमें बहुत ज़्यादा खरीद व फरोख्त नहीं होती। अगर और ये थाईलैंड में देखा गया, दीगर ममालिक में देखा गया कि बाहर से लोग थे, जॉर्ज सोरोस थे, दीगर लोग थे कि जिन्होंने जो आके जो है वो थाई बाट को बेचा हुआ था, मलेशियन रिंगट को बेचा हुआ था वहीं से कर्ज लेकर, तो वो मार्केट मैनिपुलेशन होती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत सट्टा होता है, लेकिन इस वक्त जो डिमांड है, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ ईरान से पेट्रोल आ रहा है, वो ईरान से या हम कोयला ख़रीदते हैं अफ़गानिस्तान से और रुपए में ख़रीदते हैं, तो वो रुपए का क्या करता है, जो हम अफ़गानी से हम रुपए में कोयला ख़रीदते हैं, वो रुपए का क्या करता है, वो डॉलर करवाता है। वो पेशावर की मार्केट से आके डॉलर ख़रीदता है या वो चीज़ें ख़रीद के जाता है यहाँ से। अब जब वो रुपए की मार्केट से डॉलर ख़रीदेगा तो डॉलर की डिमांड तो निकलेगी ना। आप उसको लेजिटिमेट कहें या इलेजिटिमेट कहें, वो डिमांड तो है। मतलब ये कहना कि ये स्पेकुलेशन है, और ऑब्वियसली स्टेट बैंक जब इंटरवीन करता है तो ऊपर नीचे होती है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब आपके पास 3.9 बिलियन डॉलर हो तो आप ये चीज़ें करना आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। अगर खुद अल्लाह की मेहरबानी से अगर यहाँ पे 20-30 बिलियन डॉलर्स हों या ज़्यादा हों तो मसला ख़त्म हो जाता है। सो राइट नाउ द डिमांड फॉर डिमांड फॉर डॉलर जो है वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से जिसके अंदर एक बड़ा आंसर जो है वो हेजिंग के लिए है, वो सेफ्टी के लिए है। और जब आप डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम हो जाएगा, जैसे IMF का एग्रीमेंट होता है, आप देखिएगा कि रुपए की स्ट्रेंथ जो अच्छी होगी, कितनी अच्छी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा डायरेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब आपने IMF का जिक्र कर दिया, तो इसहाक डार साहब IMF के मुआहदे के बारे में क्या कहते रहे हैं? और IMF का मुआहदा 9th रिव्यू जो है वो तो हमारे गले में फंस गया है, निकल ही नहीं पा रहा। ज़रा पहले सुन लेते हैं कि इसहाक डार साहब का कि ये मुआहदा कब तक हो जाएगा और अभी तक क्या होता रहा। देखिए मिर्ज़ा साहब, आम सड़क की ज़ुबान में क्या IMF हमारे साथ दो नंबर ही कर रहा है? देखिए ये बात तो मेरे ख़्याल से दुरुस्त है कि जो चीज़ें पाकिस्तान को करनी थी, ख़ुद जो कर सकता था वो की हैं, बहुत देर से की अलबत्ता, लेकिन कर ली हैं। जो चीज़ नवंबर में हो जानी चाहिए थी, जब आप आई डोंट केयर की बातें कर रहे थे, उस वक्त अब आप जाके मई में ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके दरमियान ये हुआ कि जब आपने रुपए को रोक के रखा था तो कुछ मिडल ईस्टर्न बैंकों ने पैसे अपने निकाल लिए, दीगर थोड़े से जो है री रोल नहीं हुए। तो आपके पास पहले मैंने एग्रीमेंट किया था तो सितंबर में 4 बिलियन की हमें ज़रूरत थी, हम उसके सामने 7 बिलियन की कमिटमेंट लाए थे। लेकिन मुझे पता है कि कुछ हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने कमिट किया था वो भी घबरा गए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। उसके बाद कुछ बैंकों ने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो फिर IMF ने कहा कि अब 6 बिलियन चाहिए, और 6 बिलियन में से 3 बिलियन तो अरेंज हो गए सऊदी से और UAE से 2 और 1, और 1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक और AAIB से भी आ जाएगा, तो 2 बिलियन का मसला रह गया है। अब मेरे ख्याल से जो मगरबी जो ममालिक हैं, जो मगरबी पावर हैं, वो ये चाहते हैं कि ये फंडिंग जो है वो चीन से आए या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से आए। उनकी ये सोच है कि क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल में तेल बड़ा महंगा हो गया था और गैस बड़ी महंगी हो गई थी, तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से हमने बहुत महंगी चीज़ें ली हैं, या हमने CPEC के पेमेंट्स करी हैं, तो या चाइना फ़ंड करे या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ फ़ंड करें। चाइना का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम तो सारे पैसे जो रखे हुए थे पाकिस्तान में वो री रोल कर रहे हैं, हमारा तो कमर्शियल बैंक्स भी री रोल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मगरब भी अपना हिस्सा डाले।
तो इस चीज़ में हम फंसे हुए हैं। लेकिन अगर ये अक्टूबर नवंबर में शायद कर लेते तो खुश उसलूबी से हो जाता, अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो $2 बिलियन हम फिर कहाँ से लें? सर देखें, इस वक्त मार्केट से हम पैसे रेज नहीं कर सकते जिस सूरत हाल में है। तो ये जो हम बातें करते हैं ना कि कोई प्लान बी है या कोई प्लान सी है, तो जिस तरह दुनिया का जो मॉनेटरी निज़ाम सेट करा हुआ है दूसरी जंग अज़ीम के बाद से, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत जिसको कहते हैं, या वाशिंगटन आर्किटेक्चर जो उस तरह कहते हैं, ब्रेटन वुड्स आर्किटेक्चर, वाशिंगटन कंसेंसस, उसमें IMF से आपको कोई निजात नहीं है, IMF से कोई राय फरार नहीं है। आपसे IMF से बात करनी पड़ेगी अगर आपकी इतनी कमज़ोर मईशत है। तो कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान सी नहीं है। आप जाएं IMF के पास बैठें, और फिर अगर आपको जो 2 बिलियन चाहिए, देखें मेरी ये इस्तदा थी शहबाज साहब से, और वो भी ये बात मेरे ख्याल से तस्लीम करते थे कि हमने क्योंकि 900 मिलियन इस साल यानी कि 22-23 में देने थे चीन को, और $1.1 अरब देने थे पेरिस क्लब को, और क्योंकि ये इतने पाकिस्तान में परेशानी हुई थी फ्लड्स की, और इतना 30 अरब रुपए तक का नुकसान हुआ है, $30 अरब का, तो हम उनसे कहेंगे कि यार ये वाले जो पैसे हैं ये इतने तो हमको मज़ीद ग्रांट दे दो। ये हम ये नहीं कह रहे कि ये ना लो, हमको इतने पैसे दे दो, हम तुमको यही वापस कर देते हैं। तो इससे कुछ पैसे का फ़ायदा हो जाता। मैं समझता हूँ कि अब भी सच्ची बात यह है कि ये जो दुनिया के जो ममालिक हैं, हमारे फ्रेंडली ममालिक, कतर ने अभी तक कुछ इस पर हिस्सा नहीं डाला है, चीन से कुछ मज़ीद थोड़ा सा अगर कर सकें, ये 2 मुल्क हैं। और शायद कुछ मगरबी ममालिक, कुछ जापान फॉर इंस्टेंस जिसको हमने $400 मिलियन इस साल दिए हैं, अगर ये ममालिक कुछ अपना हिस्सा डालते हैं, क्योंकि इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान जितने इतने बड़े मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलना जो है वो सही नहीं है। लेकिन IMF का मेरे ख्याल से ये सोच है कि पाकिस्तानी उतने सीरियस नहीं हैं जितने के होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कल इंशाल्लाह ऐसा बजट आएगा कि जिसके तहत हम IMF को मज़ीद रीअश्योर कर देंगे। अच्छा, अब इस बजट, ये IMF को रीअश्योर करने के लिए बजट होगा या आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट होगा, और दोनों कंपैटिबल नहीं हैं? इलेक्शन का साल भी साथ टिका हुआ है। अभी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर से बाई इलेक्शन की खबर आई है, उसके अंदर आपकी जमात के जो नुमाइंदे थे मुश्ताक मिनाज साहब, वो हार भी गए हैं। ये कोई बहुत बड़ा धचका नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि इंतखाबात के साल में जो तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि कल का बजट जो है वो IMF को रीअश्योर करने के लिए होगा, इससे तो अवाम रीअश्योर्ड फील नहीं करेंगे। सर मैं अपना वो कह रहा था कि अगर ये बजट IMF को रीअश्योर करने के लिए होगा तो हम IMF की तरफ जाना आसान हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर ये बजट IMF को रीअश्योर करने वाला नहीं होगा और इसमें आपने कुछ मराद ज़्यादा दे दी हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब जैसे ही केयरटेकर आती है और वो IMF से मुज़ाकरात शुरू करती है, तो केयरटेकर नया वो लेकर आएगी, या मिनी बजट, या फिर जैसे ही अगली मुंतखब हुकूमत आती है तो वो मिनी बजट लेके आएगी। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर IMF सीखपा हो सकता है बजट की डॉक्यूमेंट को पढ़ के? चलो भाई, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको भी बुरी लगती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो MNS के प्रोजेक्ट्स होते हैं PHDP के अंदर, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है, वो अखराजात जो हैं, वो मेरे ख्याल से इस दौर में मुनासिब नहीं। सारी सियासत मिफ्ता साहब इसके गिर्द घूमती है। MNA को आप MNA MPA को पैसे नहीं दिए तो फिर वो सियासत कैसे चलेगी? सर फिर आप या सियासत बचा लें या रियासत बचा लें, लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि बिस्प के अंदर ज़्यादा पैसे देने चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि हम सूबों को बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, जिसकी वजह से वफाक जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। और आप देखें कि इस साल जो महसूलात होंगी नेट वो उससे ज़्यादा हमको सूद देनी पड़ेगी। तो हमको अब कम अज़ कम अब ये जो है, ये कम अज़ कम NFC अवार्ड के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा और इसको रिव्यू करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो तबकात टैक्स नहीं देते, रिटेल सेक्टर के ऊपर मैंने टैक्स लगाने की कोशिश की थी, आप जानते हैं, उनसे टैक्स लें। आप प्रॉपर्टी होल्डर से, लार्ज प्रॉपर्टी ओनर से टैक्स लें। बड़े बड़े लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, वो हज़ारों में टैक्स दे रहे होते हैं, जिनकी करोड़ों में प्रॉपर्टी होती है, अरबों में। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर सूबों को कहें कि एग्रीकल्चर टैक्स वो लें, वसूल करें, चाहे वो फिक्स्ड लैंड पे करें, लेकिन करें ताकि उस सूबों का ख़र्चा थोड़ा सा वहाँ से निकले। तो काफ़ी ऐसी रिफॉर्म्स हैं बजट के जो करने ज़रूरी हैं। और अगर वो ये नहीं होता कि इस बजट में हो जाएंगे, मतलब उसमें कुछ आईनी चीज़ें हैं, कुछ NFC अवार्ड की चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम ये बातें करते रहेंगे और अगर ये काम नहीं करेंगे अपना, और बार बार दूसरे बैरूनी मुल्क में जाके पैसे मांगेंगे, तो अब लोग जो हैं
वो आप जानते हैं तलत भाई कि जो मार्केट में पाकिस्तान का रेप्यूटेशन है, 2 साल में हम 3 मरतबा, 2 मरतबा इमरान खान साहब की हुकूमत में और 1 मरतबा अभी डार साहब ने आके 3 मरतबा हमने IMF से किए हुए मायदों से हटे हैं। तो पाकिस्तान का रेप्यूटेशन ऐसा नहीं रहा है कि जिसके तहत हम बहुत ज़्यादा बाहर से लोन ले सकें। सो अब कुछ हमको अपनी गिरबान में भी देखना होगा और जो यहाँ पे रिफॉर्म्स करने हैं वो करने ज़रूरी हो गए हैं, जो निचकारी के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, जो दीगर चीज़ों में करने हैं। आपने कहा कि डार साहब के नीचे 2 मरतबा IMF के प्रोग्राम से हटे हैं, लेकिन आपने पहले भी फरमाया कि देर से चीज़ें की लेकिन तमाम चीज़ें हो गई हैं, तो कहाँ पर हटे हैं? सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कहा है कि 2 मरतबा इमरान खान साहब के वक्त हुआ और 1 मरतबा डार साहब हटे थे। 2 मरतबा इमरान खान में, एक जब हफीज़ शेख साहब ने वो किया जो डील की, तो उसके बाद शौकत तरीन ने आके जो बजट दिया था वो बड़ा एक्सपेंशनरी बजट था। 2 महीने बाद शौकत तरीन को भाग के जाना पड़ा IMF के पास। नवंबर में डील करी, फरवरी में जैसे ही पैसे आए उन्होंने फिर एग्रीमेंट तोड़ दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर बहुत लंबी सब्सिडी दे दी। और फिर जब हमने ये डील करी सितंबर के अंदर IMF से और पैसे आए, जब मुझे हटाया तो फिर आपने जो है वो जो एप्टमा और जो उसको आपने सब बिजली तो सस्ती दे दी जो सही था, लेकिन आपने अनफंडेड करी, कहीं से टैक्स नहीं लगाया उसके ऊपर, और जो आपने रिटेल के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो अक्टूबर से लगना था, जो दीगर चीज़ें करनी थी वो नहीं की, और आप IMF से हट गए। और जो ख़ास तौर पर जो रुपया आपने रोक लिया था एक वो ख़ास तौर पर हट गए थे, तो उसकी वजह से 5-6 महीने निकल गए। बिल्कुल, आखिर में 2 सवाल आपसे, आपके कैसे ताल्लुकात हैं अपनी जमात के साथ आजकल? सर मेरे ज़ाती तौर पे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम जो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब आपके शो में थे, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, एहसन इकबाल साहब मेरे भाई हैं, दीगर लोग सब मेरे दोस्त हैं। तो मेरे ताल्लुकात ज़ाती तौर पे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सियासी तौर पर कोई इतना ताल्लुक अब नहीं है। उसकी क्या वजह? सर मैं जब ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान भी करता रहा और दीगर चीज़ें भी करता रहा हूँ, तो उनको ये लगा है, जबकि मैंने कभी भी खुदा न खास्ता ना कभी हुकूमत की तनकीद की है, ना कभी किसी की ज़ात पे, लेकिन क्योंकि मैं मईशत की पॉलिसी पे बोलता हूँ और डार साहब भी बड़ा खुल के मेरी पॉलिसीज़ के ऊपर जो थे वो अपनी राय का इजहार करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि वो सही हैं पाकिस्तान के बारे में, तो मैं भी बड़ी खुल के पाकिस्तान के बारे में अपनी राय का इजहार करता हूँ। मेरे ख्याल से उस पर शायद पार्टी नाला है, लेकिन फिर मैंने भी कहा है कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अपनी राय दे देनी चाहिए। तो आप तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले? नहीं सर, हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, नहीं, हमने कोई ऐसी चीज़ की भी नहीं है सर। नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हवाला बन गया ना पार्टी छोड़ने का, तो इस वजह से मैंने कहा कि उन वजूहात की बुनियाद पर नहीं सर, मैंने जाके खुदा ना खास्ता वाले कर रहे हैं। सर वो तो देखें तलत भाई, गुजारिश ये है कि PTI वाले जो हमारे साथी दोस्त थे वो 9 मई को जाके, उन्होंने मार्च में जाके पहले जब इमरान खान को अरेस्ट करने आए थे वो, तो उन्होंने बोतल के पेट्रोल बम मारे थे। अच्छा, जो इमरान खान को नैब अरेस्ट कर रहा था, उसी तरह इमरान खान ने शहबाज शरीफ को, हमज़ा को, शाहिद अब्बासी को, मुझको, एहसन इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, सबको अरेस्ट करवाया था। तो इमरान खान भी चले जाते, क्या मसला है, 2 हफ्ते अगर जाके रह जाते। हम लोग तो 5-5, 6-6 महीने, हमज़ा तो 2 साल रहा है। तो एक तो ये बात थी कि अरेस्ट हो जाते। उसके बाद जब अरेस्ट हुए तो आपने जाके पेट्रोल बम, आपने जाके उनके कोर कमांडर का घर जलाया, आपने जाके 2 एयर बेसिस पे हमले किए जहाँ पे मेरे ख्याल से पता नहीं कितने सैकड़ों जहाज़ हमारे खड़े होते हैं। आपने शहीदों के जो जगहें थी, जो उनके जो बनी हुई थी उनके ऑनर में, उनको तोड़ा आपने कैंट्स पे हमला करा, आपने फोर्ट पे हमला करा, आपने रेडियो पाकिस्तान पे हमला करा। तो आपने बेसिकली एक आर्मी से सवाल पूछा है, आपने टेस्ट किया, आपने सोचा कि मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। तो अब आपको जवाब मिल रहा है, अब आपको बुरा लग रहा है जवाब मिलते हुए। तो फिर आपको अगर जवाब की सख्ता नहीं थी तो फिर सवाल नहीं पूछना था, और अब जब सवाल शुरू पूछा है तो जवाब तो कल जो प्रेस रिलीज आई है, आपके ख्याल में वो जवाब है? सर बिल्कुल जवाब है ना। आप सोचें कि आप अगर पाकिस्तान के मिलिट्री के तैनात पर जाकर उनके घर जला देते हैं, उनके घरों में चले जाते हैं, और आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप पता नहीं उसके बाद दूसरे दिन वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आसिम मुनीर इमरान खान के घर पे जाएगा और हार पहना के आएगा? मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि फ़ौजी जाके उसको सल्यूट करेंगे? अब मतलब जब आप इस किस्म की हरकत करते हैं तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो आपने खुद ये तबले जंग बजाया है, तो फिर अब जवाब मिल रहा है।
ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मिफ्ताह इस्माइल हमें बता रहे थे कि IMF के साथ मामलात कहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका मानना यह था कि रुपया तब तक स्टेबलाइज नहीं होगा जब तक कि डॉलर की सप्लाई बेहतर नहीं होगी। और डॉलर की सप्लाई बेहतर तब होगी जब डिफ़ॉल्ट का जो ख़दशा है हमारे सर पर खड़ा है वो ख़दशा दूर नहीं होगा। और आपने सुन लिया, पार्टी से वो ज़रा ठंडे किस्म के उनके ताल्लुकात हैं आजकल, और उनका जो झगड़ा है, आर्गूमेंट है, वो इसहाक डार साहब के हवाले से चलता रहता है। तनकीद भी वो दिल खोल कर करते हैं, लेकिन अपनी राय का इजहार भी करते हैं। और आखिर में इमरान खान के हवाले से तो उन्होंने बता दिया कि जब 9 मई को जलाओ और घेराव किया गया था तो अब उसका जवाब आ रहा है, तो अब कंप्लेन आप क्यों कर रहे हैं। पार्टी बहरहाल वो नहीं छोड़ रहे। हमारा प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको घरों में ले चलेंगे जहाँ पर ख़वातीन हमें बता रही हैं कि महंगाई ने उनके दस्तरखान को कैसे तबाह किया। महंगाई ने क्या तबाही मचाई है, ख़वातीन का दस्तरखान कैसे तबाह हुआ है। सादिया फ़ारूक घूमती रही हैं आज सारा दिन, ख़वातीन से बात करती रही बजट के हवाले से। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं पंजाब के अंदर, वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा करें। जुल्फ़िकार गुरबानी साहब इस वक्त लाइव हैं उस जगह से जहाँ पर यह एहतजाज हुआ। पहले सादिया से मैं बात करूँ। सादिया, आपको इस वक्त आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ये बताइएगा कि ख़वातीन ने आपको क्या बताया कि उनके घर का बजट कितना मुतासर हुआ? सर, बजट पे तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन महंगाई पे जो है हर घर में बात हो रही है, और इस महंगाई की वजह से किचन का बजट जो है बहुत मुतासर हुआ है, और उस पे वो काफ़ी कुछ कह रही थी। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अगर हमारा 10,000 में भी ग्रॉसरी हो जाए तो अब आप इसको मल्टीपल करते जाएंगे, यानी उसमें भी हमारा पूरा नहीं पड़ता। सैलरीज सब वही हैं, सैलरीज नहीं बढ़ी हैं, लेकिन जो है खर्चे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मंथली जो पहले सौदा आता था 10,000 15,000 का, अब आपको पता है वो इसमें 10-15 हज़ार में क्या चीज़ें आती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं आता। अब 10-15 हज़ार में 20-25 हज़ार का सौदा आता है महीने का। घी, तेल, चीनी, आटा, हर चीज़ इतनी महंगी हुई है। पहले जो ग्रोसरी होती थी वो कम में आती थी, अब वही डबल ट्रिपल रेट्स में चली गई है। जैसे पहले 15-20,000 में हो जाती थी, अब 40,000 मैक्सिमम, इससे भी। सादिया, तो आपकी क्या उनसे ये बात हुई कि जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो महंगी हो गई, तो इससे जो वो किचन के अंदर चीज़ें पकती हैं, जो ख़ास मेन्यू होता है घरों के अंदर तवाज़न के साथ वो पकाते हैं, कभी दालें, कभी गोश्त, कभी चिकन, वो मेन्यू मुतासर हुआ या नहीं, इस पर बात हुई? जी सर, इस पे बात हुई, और जब वो मैंने घरेलू ख़वातीन से बात की कि अब महंगाई और बजट तो एक तरफ हो ही गया है, तो इससे दस्तरखान पे क्या फ़र्क पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये सवाल हमारे लिए रोज़ का एक इम्तिहान हो गया कि आज क्या पकेगा जो घर में सब खा भी लें, और काफ़ी मेन्यू जो है उनका डिस्टर्ब भी हुआ है। पहले तो माशाल्लाह गोश्त, चिकन हर वाफिर मकदार में आती थी, घर में भी लाते थे। मेरी मियाँ खूब पकाती थी, मैं खिलाती थी सबको, मेहमानदारियाँ भी होती थी, खूब अच्छे से अच्छा करते थे। मगर अब तो अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से पूरा होगा। इतना घर का मेन्यू चेंज हो चुका है कि हम जो है पहले गोश्त वगैरह खाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं खा सक रहे। अब तो हर रोज़ हर 2 दिन बाद दाल सब्ज़ी खाने को मिल रही है। जहाँ पहले हफ्ते में पूरा एक दाल से मेन्यू बनता था, कहीं दाल सब्ज़ी गोश्त का तो खैर अब हम सोच भी नहीं सकते। अब कई महीनों में एक दफ़ा गोश्त बनता है, वो भी तब जब कोई मेहमान आए। वैसे तो हम कोई गोश्त का सोच भी नहीं सकते। चिकन इतना महंगा हो गया, ज़्यादा चिकन, पहले हर सब्जी में भी चिकन डाल दो, दाल में भी चिकन डाल दो, अब तो चिकन का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़्यादातर तो सब्ज़ी और दालें ही होती हैं, गोश्त भी हो जाता है लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले होता था। सब्ज़ी और दालें ही ज़्यादातर आम रूटीन में यूज़ होती हैं। अब ज़्यादातर बस इस तरह कोई सब्ज़ी बना देते हैं, कुछ कभी चावल बना देते हैं, कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल सब्ज़ी नहीं होती। इसका जिम्मेदार किसको ठहराती हैं ख़वातीन? जब आपने उनसे ज़ाहिर बात की, वो बता रही हैं कि इतनी बड़ी डिसरप्शन है, तो ये हो नहीं सकता ना कि वो बात ना करें कि इसकी ज़िम्मेदार कौन है, यानी सियासी तौर पर वो बता ना रही हों, तो किसी की ज़िम्मेदारी का भी तयन किया? क्या बात हो रही है घरों के अंदर? जी सर, बिल्कुल, ये जो सियासत है ये तो अब किचन की गुफ्तगू का हिस्सा बन चुकी है, और इसके ज़िम्मेदार कौन है, जब इस बात पे उनसे सवाल किया तो उनके बड़े जो है मिले जुले जवाब थे। कोई PDM तो कोई साबका हुकूमत के जो ख़िलाफ़ है वो इसकी सारी उन्हें दे रहे थे, ज़िम्मेदारी के उनकी है।
पहले ये सब चीज़ें हम लोग कहते थे कि इमरान खान की वजह से इतनी महंगाई हुई हुई है, लेकिन अभी पीडीएम को आए हुए इतना टाइम हो गया है, ना वो कोई चीज़ को कंट्रोल कर पा रही है, ना महंगाई को, ना किसी और चीज़ को। नवाज शरीफ की हुकूमत जब थी हर चीज़ सस्ती थी, सोना सस्ता था, दालें, सब्ज़ी, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा मुल्क चल रहा था। जब से ये इमरान खान आया है, इसकी पार्टी आई है, बर्बाद कर दिया मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके ये गया ये इंसान। हुकूमत से सिर्फ हमारी यही गुजारिश है कि आप जो है कम से कम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो सस्ती कर दें, ताकि हम अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला दें, अच्छी हम अपने बच्चों को ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर दें। सादिया, क्विकली, तो नतीजा क्या अखज़ किया आपने इस बातचीत के बाद कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सर, घरेलू ख़वातीन जो है उनके किचन का बजट डिस्टर्ब हुआ है, उनकी जो दस्तरखान है उसका मेन्यू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो इसका ज़िम्मेदार भी वो कभी हुकूमत को और कभी बाकी जमातों को ठहरा रही हैं। तो इसका मुझे यही लग रहा है, जो उनका भी कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत नाउम्मीद हो चुके हैं और वो आगे किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो अगर कोई भी जमात ग़िज़ा पे, इनके दस्तरखान पे ध्यान नहीं देगी तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। थैंक यू सादिया, बताया कि घर के अंदर बजट के हवाले से क्या बात हो रही है। हम आपको लिए चलते हैं जुल्फ़कार गुरमानी साहब के पास। गुरमानी साहब अभी मौजूद हैं लाइव उस जगह से जहां पर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। गुरमानी साहब ने उनसे बात भी की। पहले गुरमानी साहब से ज़रा जानना चाहेंगे कि एहतजाज का पस मंज़र क्या है। जी गुरमानी साहब। जी तलत साहब, इस वक्त मुजाहरा जो है वो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और इनका बुनियादी मसला ये है कि जो तनख्वाह के अंदर तफरीक है, तफरीक को ख़त्म किया जाए और साथ में मेडिकल अलाउंस, हाउस अलाउंस है और जो कन्वेंस अलाउंस है वो दिया जाए। लेकिन इस वक्त हुकूमत इनके साथ या इनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर रही और साथ में सबसे बड़ा खदशा जो मुझे यहाँ पर नज़र आया, इनका ये खदशा है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर एक तो सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि पेंशन इस्लाहात के नाम पर पेंशन में भी कटौती की जा रही है। 25% ये इनका खदशा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मुझे जो इशू नज़र आ रहा है वो ये इशू इनमें ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पे बात भी की थी, अभी रहमान बाजवा साहब जो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, रुखसाना अनवर साहिबा, उन्होंने भी जो बात की, उन्होंने भी यही कहा कि सबसे जो हमें ज़्यादा, उन्होंने कहा कि ये हम समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर ये माशी तौर पर एक हमला होगा, जिसको हम ज़्यादा समझ रहे हैं कि कल के बजट में ये चीज़ होगी। तो हमने उनसे सर बात भी की थी, वो अगर हम चाहें तो उनको वो बात सुना भी सकते हैं इस वक्त से। तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म किया जाए, ख़त्म नहीं किया जाता तो कम से कम किया जाए और उसके बाद कुछ पैसे बचते हैं तो वो आप उसके अंदर इजाफा करें। जो रिटायरमेंट पे एक जमा पूंजी इकट्ठी एक रकम मिलती थी, उसके अंदर 25% ये कमी करने जा रहे हैं। हमारी मुसद्दिका इतलात है कि अगर ऐसा किया गया तो मुलाजमीन का गमो गुस्सा ये हुकूमत देख लें। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हुकूमत के ऊपर होगी। महदूद बजट में, महदूद तनख्वाह में घर चलाना नामुमकिन हो चुका है। चलाना हमारा मुतालबा है कि 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो फिर हमारा ये धरना जारी रहेगा। और ख़वातीन की तो रिवायत रही है ख़वातीन की कि उन्होंने जब भी धरना दिया है मुतालबात की मंजूरी तक उन्होंने धरना नहीं छोड़ा। गुरमानी साहब, ज़रा नाजरीन की सहूलत के लिए या जो इस प्रोग्राम को अगर रिपीट में देखेंगे तो उनके लिए ये मुजाहरा किस जगह पे हो रहा है और आप इस जगह किस जगह पर मौजूद हैं, ताकि पता चले ना कि मुजाहरा जो कर रहे हैं उन्होंने जगह का चुनाव क्या किया है। तलत साहब, ये पाक सेक्रेटरीट है, ये पार्लियामेंट या डी चौक से बिल्कुल करीब आगे जाएंगे तो ऐवान सदर और फिर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल ब्लू एरिया के मेरिट के रास्ते से हम यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये रेड जोन का इलाका है पाक सेक्रेटरीट, ये मुलाजमीन का बिल्कुल इलाका है। 3 बजे से ये यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। इसाक डार साहब यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो इकनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, तो ये दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। और उस वक्त जो माहौल था, कोई मीडिया का रिपोर्टर था या इवन जो मीडिया की गाड़ियां थी वो भी अंदर जाने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। तो एक ऐसी सूरत हाल थी कि यहाँ के सरकारी मुलाजमीन जो थे वो ख़ुद हमें दरवाज़ों के ऊपर से जाते हुए भी नज़र आए। तो दरवाज़े मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए थे। और ये सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इसाक डार साहब से ये सवाल भी किया गया कि बाहर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, तो इसाक डार साहब का ये कहना था कि ये वजह नहीं बनती सरकारी मुलाजमीन की
एहतजाज करने, इसीलिए कि बजट कल है और बजट से पहले ही ये एहतजाज करें, जबकि अभी भी हमारी टीम के जो मेंबरान यहाँ पे इकनॉमिक सर्वे पेश करें, इनमें एक मेंबर अभी भी वज़ीर आज़म साहब के साथ मौजूद हैं ताकि इनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो वजह नहीं बनती कि ये बजट से पहले एहतजाज करें। तो मैंने बाहर आके यही सवाल इनसे किया कि इसहाक डार साहब तो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह नहीं बनती, तो जो मुलाजमीन थे उनका कहना था कि इससे पहले भी जो बजट आई थी तो हमने यही मुजाहरा किया था, और इससे पहले जो बजट आई थी तब भी हमने इसी तरह मुजाहरा किया था, तब जाके हमारे कुछ मुतालबात मंजूर हुए थे। तो एक एम्बिशियस टारगेट तो नहीं है, 100% की बात कर रहे हैं कि तनख्वाह में या पेंशन में या फिर मेडिकल अलाउंस में, घर अलाउंस में, कन्वेंस अलाउंस में 100% की ये बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे इशू ये है कि तफरीक जो है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की बात कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह में और हमारी तनख्वाह में कितना फ़र्क है वो देखें। ये हुकूमत ने खुद हमें सर्टिफिकेट दिया है कि बिल्कुल आपकी तनख्वाह में तफरीक मौजूद है, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर 15% भी कल बढ़ती है पेंशन में और 25% भी बढ़ती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को तनख्वाह होगी वो उनको कितनी मिलेगी और हमें कितनी मिलेगी। तो बुनियादी तौर पर वो तफरीक ख़त्म करें, लेकिन साथ में ये तफरीक ख़त्म करना तो दूर की बात है, सैलरी में इजाफा करना दूर की बात है, मेडिकल अलाउंस, घर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस तो दूर की बात है, लेकिन हमें ये नवीद सुनाई जा रही है कि पेंशन इस्लाहात के नाम पे हमारी जो पेंशन है, यानी मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन में भी ये एक मुआशी हमला करने जा रहे हैं। तो हमें खदशात ये हैं कि हमें कुछ मिल नहीं रहा बल्कि हमसे कुछ लिया जा रहा है। बिल्कुल, आखिर में क्विकली अगर आप मुझे बताएं कि क्या इनका प्लान है कि यहाँ पर ये रुकेंगे, धरना देंगे, कल का इंतज़ार करेंगे, या ऐन मुमकिन है कि रात के किसी पहर या अलग सुबह ये यहाँ से चल दें, या इनकी तादाद कम हुई है, उसकी क्या रिपोर्ट है? सर, तादाद तलत साहब कम ज़रूर हुई है। जो सुबह हमने एक पोजीशन देखी थी 3 बजे, तो वो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी कि यहाँ हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी पुलिस और मुलाजमीन एक साथ हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं, तो वो सूरत हाल तो नहीं है। लेकिन इनका ये कहना है कि हम बजट कल पेश होगी तो यही सूरत हाल आपको देखने में आएगी। इस वक्त मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एडिशनल सेक्रेटरी के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, तो वो कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई ज़्यादा ये सूरत हाल नज़र भी नहीं आ रही है। आपको पता है कि IMF के शराइत भी हैं, और ख़ुद इसहाक डार साहब ये कह चुके हैं कि मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो जो 100% इजाफे की बात है वो तो हुकूमत गारंटी इनको नहीं कर सकती। तो इनका ये कहना है कि हम कल भी मुजाहरा करेंगे, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम धरना देंगे। जो भी मुलाजिम मुझसे मिला है यहाँ पे, तो सबका यही कहना था कि हम यहाँ पे धरना देंगे, और कल जब बजट पेश होगी तो वो मुजाहरा भी करेंगे, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं आए, अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के लिए आए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ आज अचानक एहतजाज की बात नहीं है, हमने 1 मई को इनको लेटर लिखा और फिर जून को लेटर लिखा, और साथ में वो जो लेटर है वो इनके पास मौजूद हैं कि हमने इसहाक डार साहब को लेटर लिखे और फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमने लेटर लिखे थे। ये ऐसा नहीं है कि अभी हम आ गए हैं। गुरमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इनका एहतजाज कितना मौसर साबित होता है, उनके कितने मुतालबात माने जाते हैं, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी को भेज कर इनके साथ मामलात को तय करना कोई नामुनासिब बात है। पॉलिटिकल नुमाइंदगान को इनके साथ मामलात तय करने चाहिए, और बल्कि पॉलिटिकल नुमाइंदगान को जाके इनको कहना चाहिए गुड टू सी यू, ताकि बाद में ये इनको कह सकें गुड लक विद द बजट टुमारो, हमारी आप जो तनख्वाहें हैं ज़रूर बढ़ाएं। और ये बड़ा अहम मामला है। लोग कम तनख्वाहों पर गुजारा कर सकते हैं अगर उनके बराबर वाले डिपार्टमेंट के अंदर तनख्वाहें उन जितनी हों। ये नहीं हो सकता कि एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रेड के अंदर लोग काम कर रहे हों, और सिर्फ इस वजह से कि एक इदारे का रूप दबदबा ज़्यादा है, उनके मुलाजमीन की तनख्वाहें ज़्यादा हों, और दूसरे मुलाजमीन को एहतजाज के ज़रिए उनके बराबर अपनी तनख्वाहें करवानी पड़ें। देखते हैं कि कल इनके मुतालबात पूरे होते हैं या नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात, जो आम लोगों के मुतालबात हैं, जो आम की जो आवाम की आवाज़ आपको नज़र आती है, वो आवाज़ ईवान बाला तक पहुँचती है या नहीं, और बजट के अंदर IMF की शराइत भारी होती हैं या आवाम की ज़रूरियात।